हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है वेस्टर्न ब्रिज। देखिए, वेस्टर्न ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आपकी सर्किट को कुछ ज्यादा ही सिंपलर मैनर में डिराइव कर देता है, जिससे कि आप सर्किट को इजीली एनालाइज कर सकें। राइट। देखिए, सीधे तौर पर बोले तो वेस्टर्न ब्रिज एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर 4 रजिस्टर हम लोग लेते हैं, जिनमें से 3 रजिस्टर नोन होते हैं और 1 रजिस्टर अननोन होता है। तो इन 4 रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस को हम कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं कि हम अननोन रजिस्टेंस को फाइंड कर सके बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 3 नोन रजिस्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं वेस्टर्न ब्रिज को। जैसे कि आप यहां पर सर्किट में देख रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर ये जो सर्किट आपको दिख रही है, 4 रजिस्टर रखे हुए हैं यहां पर, R1, R2, R3, R4। ठीक है, इन 4 रजिस्टर के कॉमन टर्मिनल B और D, इनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर यहां पे कनेक्ट। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के आर्म में जो करंट जा रहा है वो IG है, मतलब करंट पासिंग फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। ठीक है, देखिए, जब सर्किट को हमने इस अरेंजमेंट को हमने अदर सेल EMF वाले से कनेक्ट किया है, जिसमें से निकलने वाला करंट क्या है, I। वो I करंट इस जंक्शन पे आकर स्प्लिट हो जा रहा है, यानी यहां पर I1 और I2 हो जा रहा है। देखिए, जंक्शन पर अलग अलग जगह अगेन ये I1 करंट इस जंक्शन पे आकर स्प्लिट हो रहा है, तो I1 अगेन 2 करंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक जो है I माइनस IG है, तो दूसरा IG है। ठीक है, इसी तरह यहां पर 2 करंट आर्म में आते हुए दिख रहे हैं, एक I2 है और एक IG है। वो दोनों मिलकर इस पाथ में जो करंट जाएगा वो I2 प्लस IG जाएगा, और इधर दोनों करंट आपको फाइनल जो करंट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, I1 प्लस I2 मिलेगा, जो वापस I हो जाएगा। तो ये हुई सर्किट की बात। चलिए बात करते हैं वेस्टर्न ब्रिज की। तो उसे हम यहां पे कुछ इस तरह से लिखेंगे दैट इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 resistor in which unknown resistor can be determined by using value of other 3 known resistor। देखिए, ये जो वेस्टर्न ब्रिज होता है ये बैलेंस कंडीशन में होता है। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है? बैलेंस कंडीशन का मतलब कि गैल्वेनोमीटर जो है वो नल पॉइंट पर होता है, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन पर होता है। अब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन नल पॉइंट कब दिखाता है? जब उसके ब्रांच में कोई करंट नहीं होता है। करंट पासिंग होने का मतलब ना, करंट ना पासिंग होने का मतलब यह होता है कि ये जो पोटेंशियल है और यहां पर ये जो 2 पोटेंशियल है, दोनों पोटेंशियल एक जैसे हैं, मतलब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 है। ठीक है, तो हम ये बात यहां पर लिखेंगे दैट इन बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ वेस्टर्न ब्रिज potential difference between B and D is 0। राइट, पोटेंशियल ड्रॉप जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है B और D के बीच में कैसा है, 0 है। दैट इज, आप क्या लिखेंगे, करंट पासिंग फ्रॉम गैल्वेनोमीटर इज 0। राइट, मतलब आप सिंपली क्या कहेंगे, IG इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, मतलब IG 0 हो जाता है। देखिए, ये पॉसिबल कब है, बैलेंस कंडीशन पॉसिबल कब है? देखिए, व्हेन
when this arrangement of resistors are like R1 by R2 is equal to R3 by R4 हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हिस्टन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में कब होगा? जब इन रेजिस्टर्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो, दैट इज रेशियो ऑफ 1/2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ 3/4 हो, राइट? तो ये जो रेजिस्टेंस के रेशियो अगर ये कंडीशन में सेटिस्फाइड हो रहे होंगे, तब और तब उसी कंडीशन पे हम ये कह सकते हैं कि यहां पर BD का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो है, मतलब IG करंट पासिंग फ्रॉम दिस आर्म इज जीरो। अब गैल्वेनोमीटर की जगह कोई भी आप रजिस्टर लगा दो, राइट? अगर ये बैलेंस, इनके रेशियो अगर बैलेंस्ड है इस तरह से, तो यहां पर इस रजिस्टर को आप ओमिट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब जाते हैं इसके प्रूफ पर, राइट? हम यहां पर किरचॉफ सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ इस्तेमाल करेंगे और डिराइव करेंगे इस इक्वेशन को कि ये किस तरह से आता है। क्लियर? चलिए राइट? अब आप यहां पर सर्किट में देख सकते हैं कि यहां पर दो लूप बन रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं केवीएल यानी कि किरचॉफ सेकेंड लॉ इस्तेमाल करूंगा फर्स्ट लूप में। लूप कौन कौन से बन रहे हैं? ए बी डी ए। तो यहां पर हम लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ टू लूप कौन से लूप को? ए बी डी ए, राइट? इस लूप में आप किरचॉफ सेकेंड लॉ को इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा, तो इन द डायरेक्शन जा रहे हैं, मतलब साइन कैसे लेनी पड़ेगी आपको? नेगेटिव। तो यहां पर क्या करेंगे? माइनस ऑफ I1 R1, ठीक है? अब B से, देखिए B से D की तरफ जा रहे हैं, तो B से D की तरफ जाएंगे तो आप इसे क्या लिखेंगे? वो भी इन द डायरेक्शन है, तो यहां पर लिखेंगे माइनस ऑफ IG, राइट, इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, हम यहां पर G ले रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? G है आपके पास, इसलिए मैं यहां पर G लिख रहा हूं, ठीक है? अब आप D से A की ओर जाइए। D से A की ओर जाने में आपको पता चलेगा करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से आप साइन कौन सी लेंगे? प्लस लेंगे, राइट? क्या लिखेंगे? I2 इंटू R3 विच इज इक्वल टू 0, राइट? ये आपके लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपको पता है बैलेंस कंडीशन में IG आपके लिए क्या है? 0 है, राइट? तो बैलेंस कंडीशन में IG 0 है, इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ I R1, सॉरी इट इज I1, हा, यहां पर ये I1 है, I1 R1 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू 0। आप एक्सक्यूज क्या देंगे? दैट इज IG इज इक्वल टू 0, राइट? IG इज इक्वल टू 0 इन बैलेंस कंडीशन। चलिए अब इसको इक्वेशन इसे आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? इट इज, आप इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3, राइट? ये आपके लिए हो गया इक्वेशन 1। इसी तरह से आप यहां पर देखिए क्या लिखेंगे? अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ टू लूप, कौन से लूप को आप अप्लाई करेंगे? सेकेंड लूप जो आपको मिल रहा है वो B C D A मिल रहा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? B C D B, राइट? B C D B मिल रहा है आपको, राइट? अब देखिए यहां पे आप सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आप B से C की ओर जाएंगे, तो B से C की ओर जाने पे करंट इन द डायरेक्शन है, इन द डायरेक्शन होने की वजह से आप क्या लिखेंगे? यहां पे I1 माइनस IG, राइट, इंटू R2, और आप माइनस साइन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इन द डायरेक्शन जा रहे हैं, ठीक है? इसी तरह आप C से D की ओर आएंगे तो आपको अपोजिट डायरेक्शन देखने को मिलेगा, मतलब प्लस लिखेंगे आप और I2 प्लस IG इंटू R4 लिखेंगे, ठीक है? इसी तरह आप D से B की ओर जाएंगे तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, तो वहां पे भी आप प्लस लिखेंगे,
क्या लिखेंगे? इट इज आई जी इंटू जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पर आई जी जो है वो सारे 0 होंगे, राइट, बैलेंस कंडीशन में। तो ये सारे आई जी जो है आपके लिए 0 हो जाएंगे। करंट पासिंग फ्रॉम गैल्वेनोमीटर क्या है? 0 है। तब आप यहां पर क्या लिखेंगे? इट इज माइनस ऑफ I1R2, राइट, आई जी 0 हो चुका है इस वजह से, राइट। और यहां पर क्या लिखेंगे? प्लस I2R4, ठीक है, और ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। तो इसको आप क्या लिखेंगे? इसे आप सिंपली क्या लिखेंगे? अब I1R2 इज इक्वल टू I2R4 ऐसे लिखेंगे ना, और ये हो गया आपके लिए इक्वेशन 2। देखिए, ये हो गया आपके लिए इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रेशियो लिखे, निकाले, दोनों का रेशियो निकाले, आपको पता चल जाएगा, आपका वेस्टर्न ब्रिज का जो आपको सॉल्यूशन लाना था वो आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं यहां पर रब कर रहा हूं इसे। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं टेकिंग रेशियो ऑफ 1/2। 1/2 रेशियो निकालिए, क्या होगा? दिस इज I1R1 बाय I1R2, राइट, इज इक्वल टू क्या होगा? यहां पर I2R3 बाय क्या होगा? I2R4 होगा। तो देखिए क्या हुआ, ये इक्वेशन बन गया ना आपके लिए। यहां पर I1 कैंसिल हो गया, यहां पर I2 कैंसिल हो गया, मतलब R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 होगा। सो ये हुआ वेस्टर्न ब्रिज के लिए आपका सॉल्यूशन। अब देखिए हम बात कर रहे थे कि वेस्टर्न ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ नोन रेजिस्टेंस। तो वो कैसे? मान लीजिए यहां पर ये जो चौथा रेजिस्टेंस है आपके लिए, राइट, ये चौथा रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस है, मतलब इसे RX नाम दे देते हैं, राइट। तब यहां पर क्या होगा? तब ये इक्वेशन में आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय RX, राइट, ये अननोन है, आप RX को सब्जेक्ट बना लीजिए। तो RX इज इक्वल टू क्या होगा? R3 इंटू दिस इज R2 बाय R1, राइट। ये इक्वेशन आपके लिए हो जाएगा अननोन रेजिस्टेंस के लिए। क्लियर? चलिए, थैंक यू।